हेडलाइंस में और आप देख रहे हैं मेरे साथ मिड कैप मंत्रालय। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार में शानदार रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले लेवल से करीब 200 पॉइंट्स चढ़ के 24,700 के निकला पार। बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट्स उधर कर हरे निशान में आया। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़त के साथ कर रहे हैं आज आउट परफॉर्म। वहीं 6% से ज्यादा चढ़ा इंडिया विक्स। लगातार दूसरे सत्र में पीएसयू बैंक्स में तूफानी तेजी। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीबन 2% से ज्यादा ऊपर 3 से 4% चढ़े। इंडियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक। वहीं रियलिटी शेयर्स में भी आज जोरदार तेजी। खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटकर 10% होने से एफएमसीजी शेयर्स में रौनक। 2 से 3% चढ़े गोदरेज कंज्यूमर और ब्रिटानिया। साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर में भी रौनक। लगातार अच्छे बिक्री के आंकड़ों से महिंद्रा एंड महिंद्रा में हल्की खरीदारी का मूड। रॉयल एनफील्ड की सेल्स 26% बढ़ने से आयशा मोटर्स भी बढ़त में। वहीं लो सिंगल डिजिट ग्रोथ से हीरो मोटोकॉर्प 2% से ज्यादा फिसला। वहीं बजाज ऑटो में भी मई की बिक्री के आंकड़े के बाद कमजोरी का सत्र। भारत में ईवी पैसेंजर्स कार मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बड़ा बूस्ट। सरकार ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस जारी की। मेक इन इंडिया के तहत 50% प्रोडक्शन जरूरी। हालांकि टेस्ला ने भारत में कार बनाने में अभी नहीं दिखाई कोई रुचि। अच्छे नतीजों से अपोलो हॉस्पिटल्स करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। क्वार्टर 4 में कंपनी के मुनाफे में 59% का इजाफा। उधर मजबूत रिजल्ट से एस्ट्राजेनेका करीबन 10% दौड़ा। तो चलिए भाई, हेडलाइंस में मोटा मोटी हमने मार्केट को कंप्लीटली कवर कर ही लिया है, लेकिन इस टाइम पे निफ्टी का मूड देखा जाए तो अच्छी खासी रिकवरी हमें लोअर लेवल से आती हुई दिखाई दी है, जो हमें मॉर्निंग में एक डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्टरी में मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जो ग्लोबल क्यूज है इस टाइम पे काफी शानदार बने हुए हैं। चाहे आप इंडिया का जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, वो एक नए रिकॉर्ड पे है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, उसने अपने जो लेवल्स दिए गए थे उसको सरपास कर दिया है। आरबीआई की जो पॉलिसी है वो इस हफ्ते आने वाली है, उस लिहाज से जो पीएसयू बैंक है वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। यही नहीं बल्कि जो ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं वो भी हमें मेजरली कंपनीज के पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अर्ली मॉनसून के चलते काफी सारी पॉकेट्स है जहां पे एक तेजी का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे एक बार मार्केट का हालचाल लेते हैं कि किस तरीके की ट्रेजेक्टरी में मार्केट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून जी सर, किस ट्रेजेक्टरी में मार्केट आता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हम बात करें ग्लोबल क्यूज की तो ग्लोबल क्यूज हमें स्लाइटली नेगेटिव ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक फ्रंट में बात की जाए तो सारे के सारे नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शायद ही कोई ऐसी चीज है जो मार्केट ने एंटिसिपेट नहीं की है, यानी कि सारी की सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई है। क्या कोई नए लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं इसके बाद? देखिए, आपने सही कहा, सभी पॉजिटिव्स डाइजेस्ट हो चुके हैं, इसलिए मार्केट भी आप कह सकते हैं 7 से 8 दिन में कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। नीचे में 24,550, 24,600 ये एक सपोर्ट है। ऊपर में 25,000 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है मोर और लेस रेंज एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और जिस हिसाब से डेटा नजर आ रहा है मुझे लग रहा है अपवर्ड सी रेंज एक्सपेंशन होना चाहिए। 24,900 तक मुझे लग रहा है मार्केट वापस जाता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 24,600 का स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लग रहा है 24,900 से लेके 25,000 तक मार्केट जा सकता है। एक चीज का और ध्यान रखना है, मिड कैप्स में अभी भी मोमेंटम काफी अच्छा है, इसलिए पोर्टफोलियोज में उतना डेंट नहीं पड़ा है जितना निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और सेकेंडली इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कल की तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होनी है, तो वहां पे मुझे लग रहा है मोमेंटम वो दोनों साइड ज्यादा रहेगा। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। 24,600 का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी बाय करके चल सकते। ओके, तो 24,600 का स्टॉप लॉस आपको निफ्टी में लगाना है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इस टाइम पे आपको अपनानी है। लेकिन अरुण जी एक चीज बताइए, मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड तो डेफिनेटली पिछले काफी सेशन से देखने को मिल रहा है, लेकिन इस टाइम पे भी कोई ऐसा ल्यूक्रेटिव स्टॉक जो इस टाइम पे आपके रडार पे हो? आपने सही कहा, इनफैक्ट निफ्टी स्मॉल कैप का मैं इंडेक्स देख रहा था आज तो फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा मोमेंटम जारी रहना चाहिए। तो पहला स्टॉक मेरा डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पे आईआरएफसी में बाय करने की सलाह रहेगी। नो डाउट स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया, पर्सनली मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम काफी अच्छा बनेगा।
तो IRFC 141 142 के आसपास बाई करें। 138 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 150 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन एक सेक्टर है जो आज लाइमलाइट में है, वो है रिहायशी सेक्टर। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में बाई करने की सलाह है। 2240 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें। 2350 तक मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी भी जाना चाहिए। तो दोनों ही स्टॉक मुझे लग रहा है मिड कैप्स में से अच्छा करेंगे और अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहे हैं। तो IRFC आज भी इसमें एक हमें शानदार मूव्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट रियलिटी पैक की बात करी जाए तो वहाँ पे भी जो मोमेंटम बना हुआ है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। IRFC में एक बार मैं नंबर्स रिपीट कर देती हूँ। 141 142 के लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 138 का आपको लगाना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और साथ में 150 तक के लिए आप इसे चेस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 2350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है दैट इज 2240। तो दो पिक हमें अरुण जी की तरफ से आती हुई दिखाई दी है। अब इस टाइम पे देख लेते हैं कि मिड कैप में जो स्टॉक का हाल है वो किस तरीके का है, कौन से स्टॉक में एक मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल रहा है और कौन से स्टॉक इस टाइम पे मंदी के साथ कर रहे हैं कारोबार। सबसे पहले अगर बात करी जाए PSU पैक को ही लेके आ जाते हैं। PSU पैक में हमें अच्छी खासी एक तेजी देखने को मिली है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करीब 5% का अपसाइड देखने को मिला है। बैंक ऑफ इंडिया भी करीबन 3% की मजबूती के साथ, यूको बैंक में 4% तक का अपसाइड और IDBI बैंक करीबन 3% की मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। वही रियलिटी पैक में भी जैसे कि हम मेंशन भी किया अच्छी खासी तेजी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस करीबन 6% अपसाइड यहाँ पे दिखाई दिया है। फीनिक्स मिल्स में 3% तक का इजाफा। शोभा की बात करी जाए तो करीब 0.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओबेरॉय रियलिटी भी 1% की मजबूती के साथ इस टाइम पे कर रहा है कारोबार। आगे बढ़ते हैं, मेटल शेयर्स का एक बार नजरिया देखते हैं। देखिए मेटल शेयर ग्लोबल क्यूज के चलते भी काफी ज्यादा खबरों में आज बना हुआ है। हिंदुस्तान जिंक में जहां पे हमें करीब 1.25% की कमजोरी देखने को मिल रही है। NMDC में एक फ्लैट कारोबार है, 0.08% के साथ बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। साथ ही APL अपोलो ट्यूब की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे करीबन 7% का अपसाइड। येस बैंक में 6% की तेजी। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो वहां पे भी करीबन 4.5% का एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। वहीं 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम करीबन 3.5% की बढ़त के साथ इस टाइम पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लूजिंग पॉकेट में देखते हैं कि क्या है। नायका, यहाँ पे नंबर्स आए, नंबर्स के बाद देखिए ये रिएक्शन देखने को मिला। 4.5% का हमें एक डाउन ट्रेंड। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें करीब 3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। इप्का लैग भी इनफैक्ट इस टाइम पे 3% की डाउन साइड ट्रेजेक्ट्री में कारोबार कर रहा है। एम्फेसिस की बात करी जाए तो 3.25% की हमें इस टाइम पे यहाँ पे भी कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पूरा का पूरा इस टाइम पे मार्केट का हमने हाल ले लिया है। किस तरीके के जो नंबर्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए EV पॉलिसी, काफी लंबे टाइम से भारत जो है वो EV के ऊपर फोकस कर रहा है और टेस्ला ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग में अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। ये कहना है भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी का। अब भारी उद्योग मंत्रालय ने आज एक नई EV पॉलिसी की गाइडलाइंस को भी जारी किया है। क्या है इसमें खास, बताने के लिए हमारे साथ रोहन जुड़ गए हैं। रोहन बताइए। जी, स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया एक स्कीम थी जिसका जो पहला जो अनाउंसमेंट था वो 2024 में किया गया था और उसके बाद 1 साल से ज़्यादा समय तक इसका स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चले थे। आज इसका जो फाइनल गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए हैं और ये लगभग वही हैं जो कि ओरिजिनल स्कीम में थी। जो टॉप दुनिया की EV कंपनियां हैं जो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहती हैं, वो भारत में अगर वो निवेश करती हैं तो उन्हें कंसेशनल रेट पे 15% कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। यहाँ पे जो शर्तें रखी गई हैं कि कम से कम $35,000 की गाड़ी होनी चाहिए और अगर वो कम से कम $500 मिलियन यानी कि 4150 करोड़ रुपए निवेश करते हैं 3 साल के अंदर तो उन्हें हर साल 8000 गाड़ियां 15% कस्टम ड्यूटी के पे जो है इंपोर्ट करने की इजाजत होगी। यानी कि 5 साल में लगभग वो 40,000 यूनिट्स जो है गाड़ियों की वो इंपोर्ट कर पाएंगे। इसमें शर्तें कुछ लोकलाइजेशन की रखी गई हैं, मसलन 3 साल के अंदर 25% भारत में कंपोनेंट्स जो सोर्स होने चाहिए। इसके अलावा 5 साल में करीब 50% DVA होना चाहिए। ये कुछ शर्तें रखी गई हैं और इसका जो विंडो है वो अगले कुछ दिनों में जो है जारी हो जाएगा। लेकिन सरकार ने एक और चीज जो खास बात कही है कि जरूरी नहीं है कि एक ही बार विंडो हो। 120 दिनों का विंडो होगा जहां पे कंपनी अप्लाई कर पाएंगी, लेकिन वो कई बार खुल सकता है विंडो। इस बात के भी इंडिकेशंस दिए गए हैं। अगले साल मार्च में भी एक बार इसे खोलने की बात कही जा रही है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है
टेस्ला को लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर इंटरेस्ट था कि क्या टेस्ला इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो अब तक जो हमें पता चला है, टेस्ला ने बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है इस स्कीम में। शुरुआत के 1-2 मीटिंग्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद की स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में टेस्ला ने अब तक रुचि नहीं दिखाई है। हालांकि अभी विंडो खुला, ऑफिशियल अप्लाई करने का जो समय है वो अभी बाकी है, वो देखना होगा। कुछ और कंपनियों ने रुचि जरूर दिखाई है, कुछ जर्मन कंपनियों ने दिखाई है, ये भी सूत्र हमें बता रहे हैं। हालांकि जब विंडो खुलेगा तो ऑफिशियली कौन कौन अप्लाई करता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टाइम पे मेक इन इंडिया पे काफ़ी ज़ोरों शोरों से ध्यान दिया जा रहा है। 50% प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया। थैंक यू रोहन, ये सारी की सारी जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। देखिए मे के नंबर्स आ गए हैं, ऑटो सेल्स के नंबर्स, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट हमें देखने को मिला है। ये सारी की सारी डिटेल लेके सुदर्शन हमारे साथ जुड़ गए। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो अगर जो आप किसी भी कंपनी से आज के टाइम में बात करो, कार कंपनी से, और पूछो कि कौन सी एक सेगमेंट है जो कि अच्छा कर रही है, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री का अगर जो ऑटो सेल्स की बात करें तो वो अंडर प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद एक सेगमेंट जो कि अच्छा कर रही है लास्ट कुछ एक महीनों से, वो है एसयूवी। और उसी के बल पे M&M कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रही है अपने पीयर्स को। तो क्यों आउट परफॉर्म कर रही है? तो उसमें हमने 5 कारण ढूंढने की कोशिश की है। उसमें पहला कारण है, इनके पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो में सिर्फ एसयूवी है और एसयूवी सेगमेंट कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रही है। दूसरा कारण आपको इस तरीके से पता चला कि आप किस तरीके से ये आउट परफॉर्म कर रही है। अगर जो मारुति के नंबर्स देखोगे तो उनके एंट्री लेवल सेगमेंट में 13% का गिरावट देखने को मिला है मई के महीने में, और M&M का अगर जो टोटल सेल्स देखोगे तो वहाँ पे 17% का बढ़त देखने को मिला है, और जहाँ तक एसयूवी सेल्स की बात है उसमें 21% का बढ़त देखने को मिला है। अब आते हैं FY26 की ओवरऑल आउटलुक क्या है। तो SIM जो कि ऑटो बॉडी है वो बोली है कि 1 to 2% टोटल पैसेंजर व्हीकल का आउटलुक है, ग्रोथ आउटलुक है, लेकिन उसी के सामने एसयूवी का ग्रोथ हम मिड टू हाई सिंगल डिजिट वो देख रहे हैं FY26 में। अब एसयूवी का पोर्टफोलियो स्ट्रांग होने के कारण M&M कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रही है। अगर जो आप देखोगे फर्स्ट 2 महीने FY26 के फर्स्ट 2 महीने अप्रैल और मई में इनका मार्केट शेयर, पीवी मार्केट शेयर 3.1% बढ़ा है, और ईवी में 3.4% का बढ़त देखने को मिला है। और यही ईवी में अप्रैल टू मई में 16% का बढ़त देखने को मिला है, और ईवी में मई में 15% का बढ़त देखने को मिला है। और इनका दूसरा सेगमेंट है ट्रैक्टर, वहाँ पे भी वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, और अर्ली मॉनसून आने के कारण FY26 का आउटलुक भी बेहतर है। और यहाँ पे भी ऑटो बॉडी का मानना है कि FY26 में ट्रैक्टर इंडस्ट्री का ग्रोथ रह सकता है हाई सिंगल डिजिट। तो ये सब मुख्य कारण है जिसके कारण M&M आउट परफॉर्म करे पीयर्स, और आज के दिन भी ये अमंग्स टॉप निफ्टी गेनर्स है। जी डेफिनेटली, जैसे कि मेंशन भी किया गया कि अर्ली मॉनसून के चलते जो ट्रैक्टर सेल्स है वहाँ पे एक अच्छा खासा हमें रोबस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो इनका एसयूवी सेगमेंट है वो भी एज कंपेयर टू पीयर्स वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच सुदर्शन, ये सारी की सारी जानकारी प्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए, बिकॉज ब्रेक के बाद फार्मा सेक्टर को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर हमारे साथ है। फिर से स्वागत है आप सभी का मिड कैप मंत्रा में। और ब्रेक में जाने से पहले मैंने बोला था कि फार्मा सेक्टर को लेकर काफी बड़ा अपडेट आया है। दरअसल फार्मा कंपनीज जो है उनको मार्केटिंग के नाम पे जो डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं उस पे भारी चीज देखने को मिल सकती है। सरकार ने अभी फार्मा कंपनियों को पिछले 1 साल में मार्केटिंग खर्च का पूरा ब्यौरा मांग लिया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ आलोक जी जुड़ गए हैं। आलोक जी बताइए क्या है डिटेल्स। बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टरों को फ्रीबीज दिए जाते हैं उसको लेकर सरकार सख्त है। जो फार्मा मिनिस्ट्री ने उसने तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को 31 जुलाई तक जितने भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं उसका डिटेल्स देने को कहा है, और ये भी कहा है कि अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर ये डिटेल्स नहीं देती है समय के भीतर तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जो UCPMP यानी कि यूनिवर्सल कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस देश में लागू है, और उसके तहत हर कंपनी को 31 जुलाई तक अपना तमाम मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो होता है उसको डिटेल्स देना ज़रूरी होता है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां इसको नहीं दे रही हैं, लिहाजा इसी पर सरकार काफ़ी सख्त है और तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इस जो कोड है इसको सख्ती से पालन करने को कहा है, और कहा है कि 31 जुलाई तक जितने भी उनके मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें खासतौर से डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट
किए जाते हैं, विदेशी दौरे कराए जाते हैं, खासतौर से रिसर्च स्टडीज़ के नाम पर। तो इन तमाम चीज़ों से एक तरह से मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियां, और अपने ही ब्रांड की दवाई लिखने के लिए डॉक्टरों को लालच दिया जाता है, खासतौर से फ्रीबीज के जरिए। इसी पर सरकार काफ़ी सख्त है और सरकार ने तमाम मार्केटिंग एक्सपेंसेस का डिटेल्स 31 जुलाई तक देने को कहा है, और आने वाले दिनों में जब ये डिटेल्स मिलेगी तो उसके ऊपर सरकार आने वाले दिनों में कार्रवाई भी कर सकती है। ओके तो ये फ्रीबीज के ऊपर इस टाइम पे काफ़ी हमें चीज़ें देखने को मिल सकती है। थैंक यू आलोक जी, हम ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे साथ प्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए अब वक्त हो गया है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। इस हफ्ते wavestrategy.com के आशीष कयाल जी, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा जी और साथ ही साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जी के बीच मुकाबला हुआ था। एक बार देखते हैं क्या है उनके पोर्टफोलियो का हाल। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो देखा जाए तो 2.72% का तेज़ी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ओम मेहरा जी का जो पोर्टफोलियो है 4.42% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, और हरीश जी के पोर्टफोलियो की तरफ नज़र डाली जाए तो 0.39% की यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है तेज़ी। ऑन एंड ऑल अगर हम बात करें तो तीनों के ही पोर्टफोलियो इस टाइम पे तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, जहां पे ओम जी इस टाइम पे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के शो में हम इसको यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप CNBC की आवाज के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज नो योर कंपनी में आज हम बात करेंगे मजगांव डॉक के डायरेक्टर एंड फाइनेंस रुचिर जी से और समझेंगे कंपनी के आउटलुक के बारे में। इसी के साथ इस शो को अब हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि बाजार की शानदार कवरेज और हर एक्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते रहें नुवामा प्रेजेंस CNBC आवाज़ मार्केट सेंट्रल।